नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश हमारा उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने, घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। 13वें राउंड की गिनती में सुधाकर सिंह आगे है। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे। सपा प्रत्याशी को अब तक 51,844 वोट मिले। वहीं बीजेपी के दारा सिंह को 32,400 वोट मिले। घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। आपको बता दें, 13वें राउंड की गिनती में सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 19,444 वोटों से आगे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी को अब तक 51,844 वोट मिले। वहीं बीजेपी के दारा सिंह को 32,400 वोट मिले। घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। जानकारी के लिए आपको बता दें, 13वें राउंड की गिनती में सुधाकर सिंह आगे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 19,444 वोटों से आगे। वहीं सपा प्रत्याशी को अब तक 51,844 वोट मिले। बीजेपी के दारा सिंह को 32,400 वोट मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। मतगणना केंद्रों पर लगातार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। आपको बता दें, 13वें राउंड की गिनती में सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने है, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अब तक 51,844 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान की अगर बात करें तो 32,400 वोट उन्हें मिले हैं। आपको बता दें, घोसी उपचुनाव को लेकर जो सियासी सरगर्मियां चल रही थी, अब जनता का जनादेश आ चुका है। मतगणना लगातार जारी है। बहुत जल्द यह पता चल जाएगा कि आखिर जीत किसकी होती है। लेकिन आपको बता दें, सपा प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 19,444 वोटों से आगे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अब तक 51,844 वोट मिले। वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 32,400 वोट मिले हैं। अब थोड़ी देर में यह पता चल जाएगा कि मऊ का किंग कौन साबित होने वाला है। वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यह टक्कर थी, जिसमें समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 19,444 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अब तक 51,844 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान को अब तक 32,400 वोट मिले हैं। एक अच्छी खासी बढ़त बनाकर सुधाकर सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, पहले चरण के मतगणना के दौरान से ही दारा सिंह चौहान को सुधाकर सिंह पछाड़ते हुए नजर आए। 13वें राउंड की गिनती में सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 19,444 वोटों की यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आई। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को यहां पर अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 32,400 वोट यहां पर दारा सिंह चौहान को मिले। वहीं बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इस बड़ी टक्कर में किंग कौन साबित होने वाला है, ये कुछ आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। वहीं लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। सुधाकर सिंह को 51,844 वोट मिले। वहीं दारा सिंह चौहान को अब तक 32,400 वोट मिले। आपको बता दें, घोसी विधानसभा सीट एक सियासी छावनी के तौर पर सामने आई थी। अखिलेश यादव भी इस उपचुनाव में प्रचार करने उतरे थे। वहीं सीएम योगी ने भी दारा सिंह चौहान के समर्थन के लिए जनसभा की थी। लेकिन अब इसी बीच जनता का जनादेश आ चुका है। लगातार मतगणना जारी है। वहीं सपा प्रत्याशी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 32,400 वोट मिले। आने वाले कुछ ही देर में यह पता चल जाएगा कि मऊ का किंग कौन साबित होने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुधाकर सिंह लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। तौकीर, आपसे जानना चाहूंगा, एक अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए यहां पर सुधाकर सिंह नजर आ रहे हैं। बीजेपी को जनता ने जनादेश दे दिया है। जो दारा सिंह चौहान पर बीजेपी ने अपना दांव खेला था, वो फेल होता हुआ साबित होता हुआ नजर आए। फिलहाल क्या कुछ काउंटिंग है, बताइए।
बीजेपी के दारा सिंह चौहान को अब तक 32,400 वोट मिले हैं। आपको बता दें मऊ का किंग कौन, ये आने वाले कुछ ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन लगातार बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर घोसी में जो जनता ने जनादेश दिया है, यह जनादेश किस तरीके से निकलकर सामने आया कि जो दारा सिंह चौहान पर बीजेपी ने अपना एक दांव खेला था वो यहां पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है? अभी गिनती जारी है, समय आने दीजिए। अभी तो आधी गिनती आधी बाकी है। जो भी जनादेश होगा उसे देखा जाएगा। अभी तो हम लोग समय आने पर हमको लगता है कि हम लोग अंत में जीतेंगे। वहीं संजय जी, आपसे यह जानना चाहूंगा कि अखिलेश यादव प्रचार करते हुए नजर आए, वहीं बीजेपी ने घोसी को एक सियासी छावनी बना दिया, तो घोसी इतनी अहम क्यों है? अहमता तो हर राजनीतिक दल का जिम्मेदारी। देखा, मैं तो अपने समाज का नेतृत्व करता हूँ। जिनको सभी पार्टियों ने उनको उपेक्षित रखा, वंचित रखा, इन्हें शोषण किया, मैं इनकी लड़ाई लड़ता हूँ। और मैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो जातियां 193 हैं जो उजड़ी हुई हैं, उन्हें संविधान में मिले हुए हक दिलाने के लिए मैं आया हूँ। और जो सरकार दिला सकती है इसलिए सरकार के साथ हूँ। और हमारा समुदाय वोट दे रहा है। जहाँ भी हमारे बच्चे हैं, जो गाँव 145 गाँव थे वो हमारे लिए उसमें से आ रहे हैं और समय आने दीजिए, वोट आए। वही संजय जी, जो दारा सिंह चौहान पर बीजेपी ने दांव खेला, आपको बता दें लगातार ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जनता जो है वो दारा सिंह चौहान से दल बदल को लेकर नाराज थी, तो यहां पर बीजेपी ने दारा सिंह चौहान पर ही दांव क्यों खेला? और उसका जवाब तो जो लोगों ने उसको किया है वो दे सकते हैं। हम इतने कह सकते हैं कि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, जनता सेवक हैं। और हम जो हमने काम किया अपने क्षेत्र में, तो अभी हमने तो 9 साल बेमिसाल हमने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया है। 9 साल में हमने राजनीति के हिस्सेदार बनाने की कोशिश किया। मैं इनको शिक्षा के लिए क्षेत्र में जो भी इनको मैंने जागरूकता लाई है, तो उसके वजह से भी समुदाय मेरे साथ है और आगे भी रहेगा और संघर्ष जारी रहेगा। और जो भी ये तो जनादेश होता है उसका स्वीकार किया जाएगा। हमको लगता है अंत में अच्छे रिजल्ट आएंगे और जीतेंगे हम। वही संजय जी, आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस चुनाव को सपा वर्सेस बीजेपी की बजाय एनडीए वर्सेस इंडिया के तौर पर देखा जा रहा था, तो यहां पर जो जनादेश निकलकर सामने आया है, कहीं इस जनादेश का इंपैक्ट जो है वो आने वाले चुनाव में भी पड़ता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है? अरे, मैं इससे पहले 3 चुनाव बेहतर परिणाम दिया हूं और आगे भी रहेगा, उसको इससे नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही यहां पर जातीय समीकरण को भेदने के लिए तमाम दिग्गज घोसी के सियासी छावनी में उतर गए थे, वहीं कई नेताओं को मैदान में उतारा गया था, तो क्या यह प्लान यहां पर फेल होता हुआ नजर आया? देखिए, और जो भी कुछ कहा, हम अपनी बात अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने जितने गांव हमारे थे हम उसके लिए काम करते। बाकी इन जातियों के साथ तो पिछली सरकारों ने क्या काम किया सब जग जाहिर है। और इन जातियों को धीरे धीरे अवसर मिल रहा है। तो जातियां तो लंबे समय से हैं और जातियों के साथ पिछली सरकारों ने कितना भेदभाव किया वो तो मालूम है सबको। तो उसके आधार पर जातियां अब जग रही हैं, धीरे धीरे राजनीति की तरफ आ रही हैं और उसका परिणाम भी नजर आता है और आएगा भी, अच्छा परिणाम आएगा। निषाद जी, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता तौकीर किदवई भी जुड़ गए। तौकीर, यहां पर जो दारा सिंह चौहान पर बीजेपी ने दांव खेला था वो एक तरीके से विफल होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो लीड है वो 19,444 वोटों की हो गई है, तो क्या यह दांव यहां पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इसमें जो साख थी वो सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर की लगी थी, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे और यहां तक कह दिया था कि अखिलेश यादव वर्सेस राजभर का ये चुनाव है। तो मैं संजय निषाद से, अगर वो जुड़े हैं तो मैं तो जानना चाहूंगा, क्या उनके बड़े भाई इस चुनाव में फेल हो गए? ओम प्रकाश राजभर, जिनको ये बड़ा भाई कहते थे, क्या अब उनकी साख जो है वो दांव पर लगी थी, जो वो उस पर आपको लगता है कि चोट पहुंची है? आपसे जानना चाहूंगा, जो यहां पर एक समीकरण को भेदने की यहां पर कोशिश की गई थी, बीजेपी ने एक सियासी छावनी के तौर पर घोसी को घोषित कर दिया था। तमाम नेता यहां पर प्रचार करने उतरे हुए थे, लेकिन पूरे के पूरे यहां पर समीकरण ध्वस्त होते हुए नजर आए। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे नेता थे जिनकी साख दांव पर थी। सबसे बड़ा नाम है ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये जो चुनाव है वो अखिलेश बनाम राजभर है। तो ऐसे में जरूर उनके लिए चुनौती खड़ी हुई है कि आखिर जब ये चुनाव के नतीजे पूरी तरह सामने आ जाएंगे, उसके बाद जब राजभर से सवाल होगा तो वो क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि पूरी राजभर जाति वो भाजपा के साथ खड़ी हुई है और जो वोटिंग की जो जिस तरह से ईवीएम के खुल रही है और ईवीएम में वो जगहें भी सामने आ रही है जहां पर राजभर जो जात के लोग हैं वो ज्यादा हैं और वहां पर जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को गया है। अब ऐसे में जो राजभर दावा कर रहे थे कि वो जहां जाते हैं उनकी जात के लोग भी उधर उधर चलते हैं, ऐसे में उनके इस दावे में कितना अब दम रह जाएगा। और इसके अलावा जब आगे लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर उसमें राजभर की जो भूमिका है वो क्या होगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से राजनीति करते हैं अब उनको लोग बड़बोला नेता भी कहने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने घोसी में पूरा कैंपेन किया। कई उनके साथ के नेता विधायक वहां पर कैंपेन किए थे। भारतीय जनता पार्टी के करीब 12 से 13 ऐसे मंत्री थे जो लगातार कैंप कर रहे थे वहां पर। अलग अलग जातियों को जो समेटने के लिए उस जात के नेता को लगाया गया था। मुस्लिम राजनीति को साधने के लिए दानिश अंसारी जो है राज्य मंत्री, उनको लगाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बासित अली हैं, उनको लगाया गया। लेकिन जो वोट परसेंटेज है जो जिस तरह से खुलकर सामने आ रहा है, इलाका जो वहां पर है जहां पर बताया जा रहा था दारा सिंह चौहान के जो गढ़ कहलाया जा रहा था, जहां पर चौहान लोगों की ज्यादा आबादी थी, वहां पर भी समाजवादी पार्टी को वोट मिले हैं। तो जाहिर तौर पर कई समीकरण बिगड़े भी हैं, लेकिन इसमें एक तस्वीर साफ है कि जो दल बदल जो पॉलिसी है उसको जनता कहीं ना कहीं नकारती नजर आ रही है। क्योंकि दारा सिंह चौहान अभी कुछ समय पहले ही भाजपा में थे, फिर सपा में आए, फिर भाजपा में आए, तो कहीं ना कहीं इस तरह के नेताओं को शायद दरकिनार किया है जनता ने। अभी फिलहाल रिजल्ट आने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन जो बढ़त है अब उसको पार पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है। वहीं हमारे साथ इसी बीच अरुण राजभर जुड़ गए सुबह सपा से। अरुण राजभर जी, आपका रुख करना चाहूंगा, यहां पर जो जातीय समीकरण भेदने के लिए यहां पर बीजेपी ने सियासी छावनी के तौर पर घोसी का यहां पर घोषणा करी, तो उसके बाद से जो राष्ट्रीय, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वो सारे समीकरण ध्वस्त होते हुए नजर आए, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने हर जातीय समीकरण को भेदने की पूरी कोशिश कर ली थी। नहीं, देखिए कोई भी हमारी लड़ाई बहुत मजबूती से हम लोगों ने जनता के बीच में लड़ी है और मैं तो घोसी की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों का बड़ी संख्या में समर्थन किया है। ऐसा नहीं है कि हम लड़ाई से बाहर हैं या जमानत जब्त हो गई है, लेकिन विपक्ष से जब चुनाव हारता है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है, विपक्ष हारता है तो शासन प्रशासन ठीकरा फोड़ता है और जब जीतने लगता है तो वो पूरी तरीके से खामोश हो जाता है। सारे समीकरण में एनडीए के सभी घटक दल मजबूती से वहां काम किए। जनता ने फैसला जो दिया, जनता को धन्यवाद कि जनता ने कुछ बुनियादी मुद्दे जो थे वहां के लोकल जो बुनियादी मुद्दे थे, जो तकनीकी मुद्दे थे, उन मुद्दों को समाधान करने के लिए हम समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा करके उन सारी चीजों को दूर करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से काम करने के लिए बहुत मजबूती से हम लोग फिर से उसी दमखम के साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। जो मुद्दे थे वहां के, उन मुद्दों के आधार पर हम अपनी योजनाओं को जनता के बीच में कम समयों में नहीं पहुंचा सके। वही अरुण जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस हार का जिम्मेदार कौन साबित होने वाला है, क्योंकि यहां पर जनता ने पार्टी को नहीं, यहां पर उम्मीदवार को यहां पर वरीयता दी है। नहीं, देखिए जनता ने पार्टी को भी वरीयता दी है, उम्मीदवार को भी वरीयता दी है। कहना गलत होगा कि अगर जनता उम्मीदवार को नहीं दी होती तो दूसरे दौरान पर हम खड़े नहीं होते। यहाँ आमने सामने की लड़ाई है। 2022 में तीसरे पार्टी की लड़ाई होती, तीनों पार्टियां मिलकर लड़ रही थी। जहां दोनों पार्टियां मिलकर लड़ रही है, आमने सामने की लड़ाई हो रही है, तो आमने सामने की लड़ाई में तो कोई हारेगा कोई जीतेगा। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं जमानत हमारी बस खत्म हो गई या हमारा समीकरण ध्वस्त हो गया या हम सफल नहीं होते हैं। तो वो हमारी कमजोरी होती है कि हम अपनी योजनाओं को जनता के बीच में नहीं मजबूती से रख पाते हैं या जनता को स्वीकार नहीं हो पाया। जनता को कुछ और स्वीकार था, जनता को जो स्वीकार था उसने फैसला दिया। जनता को धन्यवाद, हम तो सहज तरीके से इसको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, हम प्रशासन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, शासन पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। हम तो सहज तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। हमारी जो कमियां रह गई हैं हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और मजबूती से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण राजभर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। अब इसी बीच बीजेपी नेता संतोष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां पर हार का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि यहां पर प्रत्याशी को जनता ने वरीयता दी है। ये सबसे बड़ी बात है, चुनाव होता है तो एक दल जीतता है और एक हारता है। हार जीत का जो भी जनता का फैसला है, किसी को नहीं मिले, वो स्वीकार है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो है मजबूती से चुनाव लड़े, चाहे समाजवादी पार्टी रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही, सबने मिलकर वहाँ चुनाव लड़ा और मजबूती से लड़ा। तो जनता ने जिसको इस प्रत्याशी पे अपना भरोसा जताया और प्रत्याशी जीत रहा है, उसका स्वागत है। लेकिन इस जीत हार को ये नहीं मान लेना चाहिए कि इसमें जो है कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई या कोई चीज है। भाई ठीक है, चुनाव में जीत हार इसी तरीके से हो जाते हैं। वहीं संतोष जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि सुधाकर सिंह पर ही सपा, यहां पर सुधाकर सिंह को लेकर तो यहां पर सपा ने दांव खेला, लेकिन बीजेपी के पास तो और भी ऑप्शन थे, तो दारा सिंह चौहान पर ही क्यों यहां पर मुहर लगाई गई उनके नाम पर? ये सबसे बड़ी बात है कि दारा सिंह चौहान वहां से विधायक रहे हैं और वो अपनी सीट छोड़ के आए थे, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो उसी सीट से चुनाव लड़के जीत के आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये पार्टी के लिए भी और दारा सिंह चौहान के लिए भी, तो उनको अपने ही बीच में जो है जाके अपने क्षेत्र में जाके लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इसी खबर पर हमारे साथ दीपक रंजन भी हमारे समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। दीपक रंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा इस जनादेश को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक बड़ा जनादेश समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अमन जी, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी ने बहुत लंबी लीड ले रखी है और मैं समझता हूँ सुधाकर सिंह जी को करीब 7% मत मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 34-35% पर है और आगे भी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से इतनी लंबी लीड हो चुकी है अमन जी, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो जिस तरीके से इतनी लंबी लीड ले चुके हैं, मैं समझता हूँ प्रचंड बहुमत के साथ वो जीतने जा रहे हैं। और देखिए ये जीत घोसी की महान जनता, हिंदुस्तान की जनता, इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल है उन सबकी जीत है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बूथ कमेटी के एक एक कार्यकर्ता, जो बूथ कमेटी से लेकर के और बूथ प्रभारी तक जो लोग भी बनाए गए थे, जिन लोगों ने मेहनत की, और ये जीत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जीत है। और इसका श्रेय मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को, वहां की सम्मानित जनता, वहां की महान जनता के साथ देना चाहता हूँ। लेकिन दीपक रंजन जी, यहां पर संतोष दुबे जी तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस जो जनादेश आया है उसे बीजेपी की हार के तौर पर बीजेपी नहीं लेने वाली। देखिए मन जी, बीजेपी के पास बचा क्या है कहने के लिए? इन्होंने अपने जो इनकी सरकार है उसके मैं समझता हूँ 40-50 मंत्रियों को वहां पे उतार दिया था। कोई जाति समीकरण ऐसा नहीं था जिसको इन्होंने भेजने का काम ना किया हो, जहां पर गए ना हो। देखिए जनता आज की तारीख में इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करना चाहती है। अगर ये कुछ दे करके अगर जनता के बीच में गए होते तो अमन जी निश्चित रूप से जनता इनको हाथ से हाथ लेती। लेकिन आज जनता ने जिस तरीके से इन लोगों को नकारा है, और साथ ही साथ अमन जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशान करने वाली खबर और भी है। जो लखनऊ में जिला पंचायत का जो उपचुनाव हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी ने बड़े लंबे मार्जिन से जीत दर्ज करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं घोसी के चुनाव ने बहुत बड़ा संदेश दिया है और इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ 2024 का चुनाव भी लड़ने जा रहा है और एनडीए को शिकस्त देगा 2024 के आने वाले लोकसभा के चुनाव में। संतोष दुबे जी, जवाब। देखिए दीपक भाई जो बात कह रहे हैं उससे पूर्ण तरह असहमत है। देखिए चुनाव उपचुनाव है और उपचुनाव में कोई भी जो है, जो सबसे पहले चीज होती है कि जो प्रत्याशी होता है वहां पे जो दल छोड़ के जाता है, कहने के उसके खिलाफ एक प्रेफरेंस बन जाता है जनता का कि भाई जो है अभी जीते थे, अभी आ गए फिर। तो ये सारी चीजें होती हैं, उसको हम मानते हैं कि जो है कहीं ना कहीं कमी रही होगी। लेकिन जो जीत हार है उससे ये नहीं मानना चाहिए कि हम सारे रण जीतने जा रहे हैं। मैं आज फिर दीपक भाई को कहना चाहता हूँ कि आप रण नहीं जीतते रहो। एक छोटे से चुनाव से खुश नहीं होना चाहिए। अभी आगे बड़ा चुनाव है और भी तैयारी करिए, जीत हार जो है फिर देखा जाएगा। दीपक रंजन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? संतोष दुबे जी तो यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक छोटा सा उपचुनाव था, इसे कुछ बड़े स्तर पर ना देखें, क्योंकि बड़े स्तर पर यहां पर लड़ाई 2024 में होनी। देखिए अमर जी, आप संतोष जी कह रहे हैं कि छोटा सा, और इन्हीं के शीर्ष नेतृत्व, इन्हीं के बड़े बड़े लीडर वहां पर डेरा डाले हुए थे और वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी अपने सभी बड़े बड़े नेताओं को वहां पर उतारती है। और ये सही कि आपने देखा किस तरीके से डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर, इनके बाकी कैबिनेट मिनिस्टर AK शर्मा जी, जिनके पास 2 महत्वपूर्ण विभाग, उनका तो गृह जनपद है घोसी, लेकिन किस तरीके से परिणाम क्या रहा है आप देखिए। और देखिए ऐसा है ना कि वहां की जनता ने बड़बोले लोगों को, अहंकारी लोगों को, दल बदलुओं को वहां से हटाने का काम किया है और उनको हराने का काम किया। देखिए अगर इनको दारा सिंह चौहान जी को अगर विधायकी लड़नी थी तो विधायक तो थे, जनता के ऊपर एक बोझ डालने का काम इन्होंने क्या किया? देखिए जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। जो जनता के साथ उन्होंने धोखा किया, देखिए
पार्टी के साथ साथ इन्होंने जनमत को भी इन्होंने दारा सिंह चौहान जी ने धोखा देने का काम किया। तो आज जनता ने उसका बदला लिया, जनता ने उनको बता दिया कि जो जनता को धोखा देगा। घोसी उपचुनाव को लेकर अपडेट सामने है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एक बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। सभी तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह एक बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।